So we are starting with one of the very important chapter. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सब सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं. इट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. दैट इज द कंप्लीट चैप्टर का नेम. अब इसके हम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें तो उसके पहले एक बिट ऑफ इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी भी है आपके लिए आना. सबसे पहला बात तो है सेल का डेफिनेशन. तो हम क्या कहते हैं कि सेल इज डिफाइंड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हो जाता है आपका डेफिनेशन सेल का. सेल इज डिफाइंड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आगे अगर चाहें तो कुछ और भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, वो है एक्सेप्ट वायरसेस. वायरसेस जो होते हैं वो सेल में नहीं आते. सो सेल का डेफिनेशन यहाँ से आउट हो गया. अच्छा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका लाइफ जो है सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल सेल. इनफैक्ट हमारा भी जो लाइफ स्टार्ट हुआ होगा वो जाइगोट से स्टार्ट हुआ होगा. जाइगोट इज अ सिंगल सेल. अब हम सिर्फ जाइगोट तो नहीं रह गए, आगे भी डिवाइड हुए, पूरी बॉडी फॉर्म किए, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम में हुआ. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, growth and development in all organisms depends on one of the important parameter that is called as cell division. अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो ही ग्रोथ होगा, नहीं तो ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पॉसिबल. अब इसको समझने के लिए हमें सेल डिवीजन का डेफिनेशन पहले देखना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेल डिवीजन. अब एक सेल है, बेसिकली ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ये दो डॉटर सेल बनाएगा. अगर दो नहीं बना रहा है तो बेसिकली चार बनाएगा. तो सेल डिवीजन में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी या जो ऑप्शन है वो या तो दो डॉटर सेल का है या तो चार डॉटर सेल का है. उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब यहाँ पर जो सेल डिवाइड हो रहा है, बेसिकली ये वाला सेल, इसको आप कह देते हो पेरेंट सेल. और ये जो दो और चार फॉर्म हो रहे हैं इन्हें आप कह देते हो डॉटर सेल. अब बेसिकली इन्हें डॉटर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे चल के रिप्रोड्यूस करेंगे और नए सेल्स को अराइज करेंगे. तो इसी को देख करके हमें सेल डिवीजन का डेफिनेशन देना होगा. तो बेसिकली व्हाट इज सेल डिवीजन? तो हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस. सेल डिवीजन क्या है? प्रोसेस. इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which one parent cell divides, in which one parent cell divides to form two or four daughter cells. ये बात ध्यान में रखिएगा, दो बनेगा या तो चार बनेंगे, कभी भी पांच या छह या तीन ऐसा नंबर बनने वाला नहीं है. तो ये बेसिकली क्या हो गया, सेल डिवीजन का डेफिनेशन हो गया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें पढ़ना है, बेसिकली इसको हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं. तो एक सेल है, जब ये एक सेल डिवाइड होगा तो बेसिकली चलो हम मान लेते हैं दो सेल बनाए. ये दो सेल जब और आगे डिवाइड होगा इट विल फॉर्म फोर सेल. जो फोर सेल आगे डिवाइड होंगे तो ये बन जाएंगे एट सेल. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हर बार सेल का नंबर जो है वो डबल होते जा रहा है. यहाँ पर देखेंगे अगर तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे हर बार सेल का नंबर डबल हो रहा है. अब 8 से 16 सेल होने के लिए या 16 से 32 होने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा. तो जो भी टाइम लगा बेसिकली उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डबलिंग टाइम. डबलिंग टाइम का मतलब क्या होता है? डबलिंग टाइम का एक सिंपल सा डेफिनेशन है,
जो हम कहते हैं टाइम टेकन बाय द सेल, टाइम टेकन बाय द सेल टू डबल इट्स नंबर, अपने नंबर को डबल करने के लिए जो भी टाइम लगा उस टाइम को हम कहते हैं डबलिंग टाइम। अच्छा, ये एक्चुअली देखा जाए तो एक जनरेशन है। ये मान लो फर्स्ट जनरेशन कहला दिया, ये मान लो सेकंड जनरेशन हो गया, इससे थर्ड जनरेशन आया, ये फोर्थ जनरेशन की बात हो गई। तो हर एक जनरेशन के बीच में भी तो एक टाइम है, तो उसे मैं कह सकता हूँ जनरेशन टाइम। हालांकि डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम दोनों सेम है, बस खाली टर्म्स अलग अलग दिया गया। व्हाट इज जनरेशन टाइम? तो हम कहते हैं टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में जो भी टाइम पीरियड लगेगा उस टाइम पीरियड को हम कह देते हैं जनरेशन टाइम। तो यहाँ पर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी, जैसे एक सेल है, तो ये सेल जैसे बना वो तुरंत तो डिवाइड नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कुछ समय लेगा और उसके बाद जाकर के डिवाइड करेगा। तो ये जो इतना टाइम स्पैन इसने लिया, इस पूरे टाइम स्पैन में सेल ने किया क्या बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब पैदा हुए तो आप छोटे से थे। अब आपका काम क्या है बेसिकली, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपका रोल ये हो जाता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दो। तो नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए आपका एज एटलीस्ट 30 तक होना चाहिए। तो जब आप पैदा हुए तब से लेके अब तक के टाइम में आपने क्या किया, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी तैयार हो रही थी फिजिकली और मेंटली। तो बेसिकली मैं इसे कह सकता हूँ ये प्रिपरेशन टाइम है, और यही प्रिपरेशन टाइम में हमारी बॉडी रेडी होती है ताकि क्या आ सके, नेक्स्ट जनरेशन। वैसे ही सेल भी पैदा होते ही तुरंत कभी डिवाइड नहीं करता, वो कुछ समय लेता है, अपने आप को बड़ा करता है, फिजिकली केमिकली मैच्योर होता है, फिर वो डिवाइड करता है। तो वो जो भी टाइम ले रहा है उस फिनोमिना को हम किस में काउंट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं सेल साइकिल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का पहला हाफ आ जाता है, सेल साइकिल क्या होता है। तो जैसे ही मैं सेल साइकिल की बात करूंगा तो बेसिकली यहाँ पे सेल जो है टाइम ले रहा है और ये इवेंट चलता है। इवेंट का मतलब क्या होगा, सीक्वेंस में सब चलेगा। जैसे आप पहले जूनियर केजी में गए, उसके बाद आप प्राइमरी में गए, फिर आप सेकेंडरी में गए, अब आप जो है जूनियर कॉलेज आ गए बेसिकली, फिर कुछ समय के बाद डिग्री कॉलेज। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, और फाइनली जो है आप डॉक्टर बनते हो। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है वो ऑर्डर में चलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर बन जाऊं, ये जूनियर प्राइमरी सेकेंडरी क्यों पढ़ूं, जरूरी नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही एक सेल है जो डिवाइड करता है, तो डिवीजन करने के वक्त बेसिकली वो क्या करता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है, और उस सारे सीक्वेंस को हम एक हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल। सो बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए सेल साइकिल होता क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंशियल इवेंट्स। इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में, it is defined as sequential events or changes taking place in the life of taking place in the life of dividing cell। तो जो भी सेल डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड होने से पहले कुछ तो तैयारियां करेगा, और उन्हीं तैयारियों को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल जो है बेसिकली, साइकिल मींस व्हाट, एवरीथिंग comes to start again, that is why it is called as cell cycle। अब सवाल ये उठता है कि सेल साइकिल में कितने इवेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो याद रखना जब भी आप सेल साइकिल की बात करोगे तो हम पूरे के पूरे सेल साइकिल को दो मेजर कैटेगरीज में बांट देते हैं। सबसे पहला जो होता है वो इंटरफेज है। तो याद रखने वाली बात यह है कि सेल साइकिल का 90 से 95% टाइम, ठीक है, 90 से 95% टाइम इंटरफेज में चला जाता है। और दूसरा जो होता है वो है एम फेज। एम फेज में ज्यादा नहीं होता, तो हम कह सकते हैं 5 to 10% का पीरियड यहाँ पे जाता है। अब एज पर एनसीईआरटी जाओ तो 90% कहता है, तो आप 90% लेके चलो और एम फेज को 10% लेके चलो। मतलब जो पूरा टाइम लगेगा उस पूरे टाइम में 90 से 95% का टाइम किस में चला गया,
तो हमने कह दिया इंटरफेज में। अब इंटरफेज में होता क्या है, इंटरफेज में 3 अलग अलग फेजेस चलते हैं। एक कहलाता है G1 फेज, दूसरा कहलाएगा S फेज, और जो तीसरा है उसे आप कहते हो G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये 3 फेजेस होते हैं। वहीं जब आप M फेज की बात कर दोगे ना, तो M फेज में बेसिकली 4 स्टेजेस आते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको हम PMAT के नाम से जानते हैं। PMAT is the shortcut to remember, okay? You can say Prime Minister always talented, ये आपका अपना एक शॉर्टकट है, मैं PMAT के नाम से याद रखता हूँ। और इवन इफ यू वांट टू से, यू कैन से प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज टारगेटेड, कुछ भी आप कह लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट बना लो। P stands for प्रोफेज, M stands for मेटाफेज, A stands for एनाफेज, और जो T है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर टेलोफेज। तो इस तरीके से हम जो है पूरे सेल साइकिल को डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम G1, S, G2 और ये माइटोटिक फेज लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल साइकिल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम उस सेल साइकिल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं। ये जो है ये पूरा सेल साइकिल का ओवरऑल डायग्राम। तो ये जो फेजेस है, ये रेड लाइन वाला, इन्हें आप पूरा का पूरा इंटरफेज कहते हो, क्योंकि हमने पढ़ा इंटरफेज में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं, तो हम कहते हैं G1, S और G2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो S फेज का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बड़ा है, और G1 और G2 का ऑलमोस्ट सेम है, और M फेज तो एकदम ही छोटा है। कौन सा है M फेज, तो बेसिकली इसे जो है हम M फेज में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहला देख रहे हैं, बेसिकली हमने उसे क्या नाम दिया है, हमने उसे कहा है इंटरफेज। अब सवाल ये उठता है कि इस इंटरफेज में क्या क्या चीजें आएंगी। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो इंटरफेज है, इसको ना पहले अर्लियर जितने भी साइंटिस्ट थे, इसको रेस्टिंग फेज कहते थे। पहली बात, वो कहते थे सेल कुछ करता तो है नहीं, खाली सिर्फ आराम तो कर रहा है, तो इसी के लिए उसको रेस्टिंग फेज कह दिया। तो सारे सेल नाराज हो गए, बोले ऐसा थोड़ी होता है, हम रेस्टिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं। तो फिर वहां से क्या बना, एक लाइन कि सेल इज एक्चुअली नॉट रेस्टिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल इज एक्चुअली नॉट रेस्टिंग। तो लोगों ने पूछा रेस्ट नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, तब उन्होंने कहा कि इट इज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। ये बात ध्यान में रखना, ये नेक्स्ट सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है, तो इसी के लिए आप इंटरफेस को रेस्टिंग फेज नहीं कह सकते। तो अब जाकर के इस इंटरफेस को एक नया नाम दिया गया। अब इंटरफेस जो है क्या कहलाता है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पे एक सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। अब इंटरफेस जो है सबसे बड़ा है, आप समझ के चलो 90% ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेस, और जो 10% है उसको आप क्या कह दोगे, एम फेज। अब यहाँ पर जो एम फेज है, इस शब्द का मतलब क्या है, देखो एम का मतलब बहुत क्लियर है, एम स्टैंड्स फॉर माइटोटिक फेज। माइटोटिक का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर सेल एक्चुअली डिवाइड करेगा। अब हमने इसमें 4 फेजेस तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब कौन कौन से 4 फेजेस हैं जो हम सबको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे देखो पी, एम, ए, टी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम एक एक फेज को टारगेट करके डिटेल में स्टडी करेंगे कि है क्या। तो सबसे पहला मान लो ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड होकर के आ गया है G1 फेज में। अब इसको सेल साइकिल करना है। तो ये जो सेल है बेसिकली आया तो छोटा सा ही है, तो ये बच्चा ही रहेगा। तो ये जो बच्चा है उसको अब बड़ा होना पड़ेगा, कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। तो G1 फेज का कोई नाम है क्या, डेफिनेटली यस, G स्टैंड्स फॉर गैप 1, या फिर आप उसे कह सकते हो ग्रोथ 1। अब ये M फेज के बाद है, अगर M फेज के बाद है तो आप इसे कह सकते हो पोस्ट माइटोटिक फेज। तो यहाँ पर 3 नाम है G1 फेज का, गैप 1, ग्रोथ 1 और पोस्ट माइटोटिक फेज। अब इस G1 फेज के अंदर होगा क्या, एक बात याद रखना, G1 फेज में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स मतलब क्या, अभी सेल तो छोटा सा बच्चा है और यही बच्चा फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि सेल प्रोलिफरेशन टेक्स प्लेस। जैसे मैंने कह दिया सेल प्रोलिफरेशन टेक्स प्लेस, इसका मतलब ये हो गया कि सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, सेल का साइज बड़ा होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल प्रोलिफरेशन टेक्स। अच्छा, जीवन फेज में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर वो मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, ध्यान से समझना, हर वो मटेरियल जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, तो हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो सिंथेसाइज होगा जीवन फेज में। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कुछ और चीजें होंगी। तो जीवन फेज में आप ये कह सकते हो कि आरएनए सिंथेसिस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएनए सिंथेसिस 3 टाइप के आरएनए आपने पढ़े हुए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो तीनों आरएनए का क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगा और मेम्ब्रेन सिंथेसाइज होगा, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। तो ये हो गया जीवन फेज में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी हमने लिखा ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है जीवन फेज में कि ऑल materials required for DNA replication, बहुत ध्यान से समझना, all materials required for DNA replication is synthesized। अब इसका मतलब ये हो गया, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे हमें पालक पनीर बनानी है, तो पालक पनीर बनाने के लिए आपको पालक लगेगा, पनीर लगेगा, मसाला लगेगा, नमक लगेगा। तो पालक पनीर बनाने के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सब आप जीवन फेज में सिंथेसाइज करोगे। सारी मटेरियल जो जो लगेगा वो सब किस में बनेगा, जीवन फेज में। और एक बार वो जीवन फेज में बन गया, देखो पालक पनीर नहीं बनेगा, सारा मटेरियल सिंथेसाइज होगा। वैसे ही डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सारा मटेरियल सिंथेसाइज होता है जीवन फेज में। और एक बार सेल ने वो मटेरियल सिंथेसाइज कर लिया तब वो जीवन फेज से चला जाता है एस फेज में। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गारंटी है कि सेल ने सारा मटेरियल सिंथेसाइज किया, हो सकता है कुछ ना भी किया हो। तो उस तो को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सीडीके नाम का एक प्रोटीन होता है। सीडीके का फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये वो प्रोटीन है बेसिकली जो चेक करता है। तो इसे सीडी को आप कह सकते हो चेक पॉइंट। ये चेक करेगा भाई सेल तुम दिखाओ कि तुमने सारे मटेरियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सिंथेसाइज किए हो या नहीं किए हो। अच्छा, तो इसलिए क्या होता है, ये सेल पहले इस चेक पॉइंट से गुजरेगा, सारा मटेरियल दिखा देगा, प्लीज चेक मैंने सारा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो मटेरियल्स लगते हैं मैंने सिंथेसाइज कर लिए। और एक बार सब हो गया तो सेल चला जाता है एस फेज में। तो ये जीवन फेज कंप्लीट हो गया। अब एस फेज में क्या होगा, अब एस फेज का अपना एक नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज, या इसका एक और नाम है जिसको आप कहते हो सिंथेटिक फेज। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप इसे सिंथेसिस या सिंथेटिक फेज दोनों फेज के नाम पे जान सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या आता है कि जब आप एस फेज की बात करोगे तो इसमें होगा क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये होता है कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि यही इसी यहाँ ही जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ उसी के लिए हुआ। तो एस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो होता है, तो हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ डीएनए बढ़ गया, तो नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीजेस। अगर आपसे किसी ने पूछा डीएनए कहाँ होता है तो आप कहोगे न्यूक्लियस में होता है। जब डीएनए का नंबर बढ़ गया तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, डेफिनेटली वो भी बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो ये एस फेज में है। और जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता। तो याद रखना एस फेज में सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट कर जाता है। अब जो मैं रेड से लिखूंगा या पिंक से लिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस फेज में ओनली डीएनए नंबर डबल्स, only DNA number doubles, but the chromosome number
ओनली डीएनए नंबर डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। मतलब एस फेज में सिर्फ डीएनए का नंबर डबल हो रहा है और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या रह गया, सेम। मतलब वो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि बेसिकली ये डीएनए है, तो बेसिकली ये क्या है, डीएनए है। अब डीएनए जो है 2n है और जो क्रोमोसोम है बेसिकली मान लो क्रोमोसोम भी 2n है। तो एस फेज के बाद ना आप ये पाओगे कि डीएनए 4n हो जाएगा डबल, लेकिन क्रोमोसोम 2n ही रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो है, जब एस फेज की बात होगी तो आपको समझना है कि सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है। देयर इज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए गोल गोल कॉइल करेगा और फाइनली वो कॉइल करने के बाद जो है क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्रोमोसोम। तो डीएनए का जो पार्ट है, डीएनए जैसे बहुत बड़ा होता है तो उसको छोटा भी करना पड़ेगा। तो अगर उसको छोटा करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि छोटा करने के लिए किसी के ऊपर तो हमें उसे कॉइलिंग करनी पड़ेगी। तो हम किसके ऊपर कॉइलिंग करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर गोल 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 डीएनए को लपेट देते हैं। और जब डीएनए को लपेट देते हैं तो उसके बाद डीएनए छोटा होकर के क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन का अगर किसी ने पूछा चार्ज क्या है, तो आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव होता है। और किसी ने पूछा हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव है तो डीएनए का चार्ज क्या है, तो याद रखना डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है। तो डीएनए नेगेटिव है, हिस्टोन पॉजिटिव है। तो अगर मैं ये हिस्टोन बना दूं जैसे पॉजिटिव और ये हमने डीएनए बना दिया जो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव डीएनए ना इसके ऊपर ऐसे कॉइल करता है। कॉइल कर दिया तो क्या हो गया, जगह कम हो गया और इसलिए वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए को कॉइल करके क्रोमोसोम बनाने में मदद करता है। एस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको आप कहते हो डीएनए का रेप्लिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी डीएनए का नंबर डबल होगा और क्रोमोसोम नंबर में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्रोमोसोम पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं तो क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बेसिकली ये भी जो है एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस फेज ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब डीएनए को ना बहुत बार हम एन से डिनोट नहीं करते, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को इंस्टेड ऑफ 2n, चलो हम इसको ना 2c से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये एस फेज के बाद एक बार सेल ने एस फेज कर लिया, डीएनए का रेप्लिकेशन डबल कर लिया, तो जाहिर सी बात है सेल का साइज भी बड़ा हो गया। और यही सेल एस फेज से पूरा हो जाने के बाद किस में चला जाता है, जी टू फेज। देखो सेल अगर एस फेज में चला गया ना तो कंफर्म है उसको सेल डिवीजन करना ही है, इट इज बाउंड टू डू दैट। अब ये चला गया जी टू फेज में, सवाल ये उठता है कि जी टू फेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पर जो है बेसिकली जी टू फेज के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं, G2 क्या होता है, तो हम कहते हैं गैप टू। दूसरा नाम क्या है, तो हम कह देंगे ग्रोथ टू। ये अच्छा, ये एम फेज के पहले है तो इसे आप कह दोगे प्री माइटोटिक फेज। इसे हमने नाम दे दिया प्री माइटोटिक फेज। तो ये आपका बन गया गैप टू का बात। अच्छा, इसको प्री माइटोटिक फेज कह लो, गैप टू कह लो, ग्रोथ टू कह लो। ये एस फेज और एम फेज के बीच में आने वाला फेज है। इसके अंदर क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, देयर इज सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये सब वो प्रोटीन्स हैं जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो देयर इज सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं वो जी टू फेज में क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। और इवन आप ये कह सकते हो कि जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऑल सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, जो भी है, ऑल सेल ऑर्गेनल्स विल डबल इन नंबर। सवाल ये उठता है कि ये नंबर में डबल क्यों होंगे, तो जाहिर सी बात है एक सेल से दो सेल बनने वाले हैं
और जब एक सेल से दो सेल कोई बन रहा है तो दोनों सेल को बराबर जाना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास दो बेटियां हैं, अब मैंने दोनों की शादी करानी है, तो मैं एक बेटी को शादी में मर्सिडीज दूंगा और दूसरी बेटी को शादी में मारुति 800 दूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। डेफिनेटली या तो मैं दोनों को इक्वल दूं या तो दोनों को ना दूं। तो वैसे यहाँ पर है, दोनों सेल और सेल्स जो डिवाइड होकर के बनेंगे उन दोनों में इक्वल सेल ऑर्गेनल्स जाना चाहिए। इसी के लिए सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और जब सारे सेल ऑर्गेनल्स डबल हो गए तब क्या होगा, तो यहाँ पर ओवरऑल सेल साइज इंक्रीजेस, पूरा का पूरा सेल का साइज क्या हो जाता है, पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल और बड़ा हो जाएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो आप ये कह सकते हो कि स्पिंडल का भी सिंथेसिस होता है। मतलब अब यहाँ पर सेल पूरी तरह से रेडी हो गया, सारी चीजें उसने सिंथेसाइज कर ली, जो जो प्रोटीन चाहिए था वो सब उसने कर लिया। तो फाइनली क्या, फाइनली ये सेल G2 से चला गया एम फेज में। अब जब माइटोटिक फेज की बात आएगी ना, एक ही लाइन याद रखो, इट इज एक्चुअल डिवीजन फेज। यहीं पर ही सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर सेल डिवाइड कर गया, और डिवाइड होने के बाद चलो ये ब्लू कलर के मान लो दो डॉटर सेल्स आ गई, ये दो डॉटर सेल्स बन गया सेल डिवीजन के बाद। अब पूरी कहानी यहां से चेंज होगी। देखो ये जो दो डॉटर सेल बन के आए, अब मैं ये ब्लैक वाले को निकाल देता हूँ क्योंकि ये अब नहीं रहा, वो जाके आ चुका ऑलरेडी, तो हमने इसको निकाल दिया। तो ये जो ब्लू वाले डॉटर सेल्स बने, अब इनके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, ये चाहे तो फिर से सेल साइकिल कर ले, दैट इज वन ऑप्शन दे कैन डू। या फिर अगर उनको सेल साइकिल नहीं करना है, मान लो नहीं आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ सेल साइकिल, तो अपने आप को वो सेल साइकिल से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो ये एरो, मतलब सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा उसका फैसला सेल खुद कर सकता है। तो उसने अगर अपने आप को बाहर निकाल लिया तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये सिस्टर सेल बन जाए, और सिस्टर सेल बन गया तो डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन क्या बन जाता है, सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जो डॉटर सेल बाहर आई है सेल साइकिल से कि उसको अब सेल डिवीजन आगे नहीं करना है, दे डोंट वांट टू फॉलो सेल साइकिल, तो उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर इट विल बिकम सिस्टर सेल और इट विल गो सेल डिफरेंशिएशन। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, अगर इस सेल ने सेल डिफरेंशिएशन किया तो कोई शक नहीं है कि आगे चल के क्या बन जाएगा, परमानेंट सेल। बहुत ध्यान से समझना, ये परमानेंट सेल बन गया। अब ये सेल किसी भी कीमत पे डिवाइड करेगा ही नहीं। फिर बात आता है सिस्टर सेल का। ये जो सिस्टर सेल यहाँ पर है ना, ये एक फेज में चली जाती है, मतलब ये भी कंफ्यूज्ड है कि इसको सेल साइकिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सिस्टर सेल है एक स्पेशल फेज में एंटर कर जाती है जिसको हम कहते हैं G0 फेज। अब कोई पूछे G0 फेज क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको आप कह सकते हो गैप जीरो, या आप चाहो तो कह सकते हो ग्रोथ जीरो, या आप चाहो तो कह सकते हो क्विसेंट स्टेज। मतलब ये जो सेल, डॉटर सेल जो सिस्टर सेल बन गई और G0 फेज में चली गई, तो ये G0 फेज में गई जो क्विसेंट स्टेज है, गैप जीरो या ग्रोथ जीरो फेज। अब डिफरेंस क्या है, देखो अगर परमानेंट सेल बन गई ना तो कोई चांस ही नहीं कि वो वापस सेल साइकिल कर पाए। लेकिन जब तक ये सेल सिस्टर सेल है, सिस्टर सेल का मतलब कौन से स्टेज में है, तो हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज में है, तब तक इसके पास एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है कि दिस सेल कैन एंटर बैक इनटू द सेल साइकिल। मतलब अचानक से उसका मूड बदल गया कि नहीं मुझे सेल साइकिल करना है, और अगर उसने सेल साइकिल करने का ठाना तो वापस वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करके सेल डिवाइड कर सकती है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल है वो G0 फेज से तो निकल गया, कहाँ जाने के लिए, G1 फेज है, मतलब उसने तय कर लिया कि नहीं मुझे फिर से डिवाइड करना है। लेकिन क्या होता है, G0 से तो निकला पर G1 में नहीं पहुंचा, और अगर ये सेल G0 से निकल गया G1 में नहीं पहुंचा, मतलब ये सेल तो लॉस हो गया, ये सेल गायब हो गया। जैसे आप घर से निकले क्लासेस के लिए, अब घर से आप निकल चुके पर आप क्लासेस पहुंचे नहीं,
तो क्लासेस से फोन गया, बच्चा कहाँ है, पेरेंट्स बोल रहे हो क्लासेस गया, क्लासेस वाला बोल रहा है नहीं वो आया नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्लासेस वाले और पेरेंट्स दोनों परेशान हो जाएंगे कि बच्चा गया कहाँ, मतलब द सेल इज लॉस्ट। और जो भी सेल इस तरीके से अपना कंट्रोल सेल साइकिल पे खो देते हैं, यही सेल बनते हैं कैंसरस सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सेल विच लूजेस इट्स कंट्रोल ओवर द सेल साइकिल। तो ये बन गया आपका कैंसरस सेल। अब इस कैंसरस सेल की कहानी क्या है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे दो दो ऑप्शन हम लेकर के चलते हैं कि सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लेके चलते हैं स्टोरी को। दो ऑप्शन, G0 से सेल निकला, G1 में चला गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई भाई। चलो ये G0 से निकला और G1 में चला गया, तो ये क्या कर लेगा, सेल साइकिल और सेल डिवाइड कर लेगा। लेकिन ये G0 से तो निकला पर G1 में ना पहुंच के वो सेल गायब हो गया। गायब हो गया तो क्या बन गया, कैंसरस सेल। अब कैंसरस सेल मतलब क्या है, तो पागल सेल हो गया। और अगर एक कैंसरस सेल है, पागल सेल है, तो पागल कुछ भी कर सकता है। इसी के लिए ये सेल जो है अंधाधुंध डिवाइड करने लगता है ऐसे, विदाउट एनी कंट्रोल। और फाइनली ये क्या बन जाता है, एक तरह का ट्यूमर बनने का कोशिश करता है। लेकिन हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो जाहिर सी बात है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ तो सेल कैंसरस बनेंगे ही बनेंगे। तो एक मैं एवरेज देता हूं कि हमारे बॉडी में ऑन एन एवरेज रोज 20,000 कैंसरस सेल्स बनते हैं। ये बात ध्यान में रखना, 20,000 कैंसरस सेल्स बनते हैं। लेकिन ये कैंसरस सेल्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इन पागलों को ढूंढ लेता है। जैसे हम पुलिस कहते हैं ना, अभी आप गायब हो गए, क्लासेस से निकले, घर से निकले, क्लासेस नहीं गए, तो आपके पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दिया पुलिस को, तो पुलिस क्या करेगी, ढूंढेगी आपको और पकड़ लेगी आप कहाँ पर हो। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी एक इम्यून सिस्टम चलता है जिसमें पुलिस है, जिसको हम WBC कहते हैं। ये WBC क्या करता है, इन सारे कैंसरस सेल को ढूंढता है और ढूंढ ढूंढ के डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, तो फिर सर इनको कैंसर कैसे होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर किसी कारण से ये WBC डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मतलब आपने पुलिस को ही खत्म कर दिया, तो आपको ढूंढ कौन सकता है, कोई नहीं। अब ये WBC डिस्ट्रॉय कैसे होगा, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वो अनवांटेड चीजों का बेसिकली क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। अब क्या अनवांटेड चीजें हैं जिसको कंज्यूम करते हैं, तो मान लो टोबैको या फिर अल्कोहल, ये सारी चीजें। जब टोबैको, अल्कोहल या फिर ड्रग्स, ये सारी अनवांटेड चीजों का कंजम्पशन किया जाता है, तब ये आपके WBC को डिस्ट्रॉय करता है और इस वजह से इंसान को कैंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर ये तो चलो बड़ों का बात हो गया, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 4 साल का, 5 साल का एक बच्चा है, तो उसने तो कोई टोबैको या अल्कोहल या ड्रग्स तो नहीं लिया होगा, तो उसको कैसे कैंसर हो गया फिर। तो उसका भी आंसर हमारे पास ही है। हम सब के शरीर में जीन है कैंसर का, जीन फॉर कैंसर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और ये जीन एक्टिव जीन है, हाँ, लेकिन उसको कोई दबा के रखा है। तो जीन फॉर कैंसर क्या है मालूम है, ऑन्कोजीन। ये जीन अगर किसी भी कारण से एक्सप्रेस हो जाए तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इंसान को कैंसर। लेकिन ये ऑन्कोजीन जो है सप्रेस्ड है, इसको कोई दबा के रखा हुआ है, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इट इज सप्रेस्ड बाय व्हाट, इट इज सप्रेस्ड बाय प्रोटो ऑन्कोजीन। जैसे कोई बॉम्ब लगा दे कहीं पे और उसका रिमोट अपने पास रखे, तो बॉम्ब क्या, ऑन्कोजीन है, रिमोट जो है प्रोटो ऑन्कोजीन है। अगर रिमोट दब गया तो बॉम्ब फूट जाएगा। वैसे यहाँ पर है, अगर किसी कारण से प्रोटो ऑन्कोजीन को कुछ भी हुआ, ऑन्कोजीन एक्सप्रेस करेगा और इंसान को कैंसर होगा। तो देखो ये जेनेटिक लेवल पे भी हम समझ ले रहे हैं, ये जीन है, दिस इज ऑन्कोजीन, और ये क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन। अगर ऑन्कोजीन ने एक्सप्रेस किया तो क्या हो जाएगा, कैंसर। लेकिन ये प्रोटो ऑन्कोजीन ने क्या करके रखा है, इसको दबा के रखा है, सप्रेस, तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस। और अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो कभी भी इंसान को कैंसर नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन अगर डिस्ट्रॉय हो गया, अब डिस्ट्रॉय होने के बहुत सारे कारण होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, मोबाइल का रेडिएशन हो गया, या अनवांटेड फूड हो गया, अनहेल्दी हाइजीन हो गया, तो उससे प्रोटो ऑन्कोजीन डिस्ट्रॉय होगा। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ऑन्कोजीन एक्सप्रेस होगा और इंसान को कैंसर होता है।
तो इस तरीके से अगर एक सेल बेसिकली अपना सेल साइकिल से कंट्रोल खो देता है तो उसको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ जो नीट पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है और ये डायग्राम हमें आना चाहिए। तो ये बेसिकली टाइम की बात कर रहा है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर चलो हम लोग लिख लेते हैं 2C 4C, जो डीएनए कंटेंट ले लेते हैं। मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लेंगे जो सेल साइकिल दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं सेल साइकिल शोइंग चेंजेस इन डीएनए कंटेंट, चेंजेस इन डीएनए। जैसे G1 फेज में कितना डीएनए होगा, S फेज में कितना डीएनए होगा, G2 फेज में कितना होगा वो, और y एक्सिस पे हम ले लेते हैं डीएनए का कंटेंट कि कितना डीएनए होना चाहिए। तो चलो यहां से हम ले लेते हैं, मान लो ये जो है बेसिकली ये 2E है, इसको हमने 2E कह लिया, इसको 4E कह लिया, कंटेंट का एक नाम दिया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले G1 फेज है, तो G1 फेज में डीएनए इतना ही रहने वाला है, 2E के बराबर। फिर उसके बाद S फेज में क्या होता है, S फेज में डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है, तो हमने बढ़ा दिया S फेज, तो S फेज में डीएनए बढ़ गया। G2 फेज में, तो G2 फेज में जितना S फेज में था उतना ही G2 फेज में रह जाएगा। M फेज में क्या होता है, डॉटर डिवाइड हो रही है, डॉटर सेल बन रहा है, तो M फेज में डीएनए कम हो जाएगा। और फाइनली जब वो G1 में पहुंचेगा तो एज इट इज रह जाता है। तो देखो ध्यान से, G1 फेज में डीएनए 2 है, S फेज में डिवाइड हो गया तो 4 हो गया, और G2 में भी 4 रहेगा। M में जब सेल डिवाइड होते हैं तब वो कम हो जाता है, फाइनली G1 में आता है। तो इस तरीके से जो है ये डीएनए कंटेंट रेगुलेट होता है। तो समझने वाली बात ये है कि S फेज में डीएनए जो है बढ़ेगा, M फेज में कम होता है, G2 फेज में कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज ऑल व्हाट यू शुड नो अबाउट द सेल डिवीजन, दिस सेल साइकिल पार्ट, क्योंकि अभी हमने एम फेज नहीं किया है, हमने सेल साइकिल का पार्ट किया है। जो नेक्स्ट हमें समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सेल डिवाइड ही क्यों करता है, उसके रीजन क्या है। तो सेल डिवाइड्स बिकॉज ऑफ व्हाट, तो हम इसको कुछ रीजंस डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली वो सारे रीजंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सेल जो डिवाइड होगा उसके पीछे क्या क्या रीजन है। सबसे पहली बात, एक तो हमने बहुत कॉमन सा चीज पढ़ा हुआ है कि ये एक सेल है और सेल के अंदर जो है बेसिकली न्यूक्लियस होता है। तो देखो जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक फ्लूइड होगा, तो इस फ्लूइड को आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। आप इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो, या आप चाहो तो आप इसे क्या कह सकते हो, कैरियोप्लाज्म। और वहीं पर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये यहाँ पर जो लिक्विड होगा इसे आप कह देते हो साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली एक साइटोप्लाज्म है और कैरियोप्लाज्म, तो इन दोनों का एक रेशियो होता है। जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है या रेशियो चेंज हो जाता है, देन द सेल डिवाइड। सो द फर्स्ट रीजन इज व्हेन द साइटोप्लाज्मिक एंड कैरियोप्लाज्मिक रेशियो गेट्स डिस्टर्ब। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, साइटोप्लाज्मिक एंड कैरियोप्लाज्मिक रेशियो गेट्स डिस्टर्ब, तब जाकर के सेल डिवाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब घर में अगर लोग बढ़ जाएं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो घर बड़ा करो या तो आप घर से अलग होगी, नया घर दे। तो वैसे यहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट रीजन क्या है, टू मेंटेन। अब यहाँ पे एक सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है, इससे सेल डिवाइड होता है। टू मेंटेन हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो। तो ये तो पूरा मेंटेन करने के लिए ही सेल डिवाइड होता है। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो सेल जब तक जीवन फेज में है ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे तो डिवाइड करे या तो ना डिवाइड करे। तो मतलब ये विड्रॉ भी कर सकता है अपने आप को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वंस द सेल एंटर्स इन एस फेज,
एक बार सेल एस फेज में चला गया तो इसके पास ऑप्शन नहीं है, दिस सेल इज बाउंड टू डिवाइड, उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। मतलब जीवन फेज में आप फैसला ले लो डिवाइड करना है या नहीं करना है, लेकिन एक बार एस फेज हो गया तब फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेट, सॉरी दिस सेल विल नॉट डिवाइड, सेल हैज टू डिवाइड। तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, चौथा रीजन क्या होता है कि कुछ माइटोजेंस होते हैं। अब कोई पूछे माइटोजेंस क्या होता है, तो माइटोजेंस आर नथिंग बट केमिकल्स इन्वॉल्व्ड टू प्रमोट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं उसे हम माइटोजेंस कहते हैं। सो बहुत बार अगर माइटोजेंस ज्यादा प्रेजेंट है ना तो वो सेल डिवीजन को भी प्रमोट कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे प्लांट हार्मोन्स कुछ होते हैं, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गए। तो ये सब क्या है बेसिकली, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर गिबरेलिन्स, ये सब वो केमिकल्स हैं, वो माइटोजेंस हैं जो सेल को प्रमोट करेंगे डिवाइड होने के लिए। और भी कुछ फैक्टर्स है ये, तो ये जो है बेसिकली चलो मान लो प्लांट्स में है तो ये प्लांट्स में काम कर जाते हैं। वही एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है जो सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है, तो वो है पीडीजीएफ। अब पीडीजीएफ क्या होता है, तो पीडीजीएफ का फुल फॉर्म है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इज पीजीडीएफ, जो बेसिकली एनिमल्स में प्रेजेंट है और उसको डिवाइड करने के लिए क्या करेगा, फोर्स करता है। मतलब ये अगर रहा तो सेल डिवाइड होगा ही होगा। अच्छा, दूसरा क्या है, तो उसे हम कहते हैं ईजीएफ, ये भी एक है। व्हाट इज ईजीएफ, तो इसे कहा जाता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी है जो सेल को डिवाइड करने में मदद करेगा। लेकिन ये दोनों पीजीडीएफ और ईजीएफ किस में है, बेसिकली एनिमल्स में। तो याद रखने वाली बात ये कि जब ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं तब सेल डिवाइड करेगा ही करेगा। कभी कभी क्या होता है, जो छोटे सेल्स होते हैं, एक बात याद रखना, जितने छोटे सेल्स होंगे दे विल हैव हाई सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, और अगर वही धीरे धीरे कम होता है तो सेल्स क्या हो जाते हैं, दे आर बाउंड टू डिवाइड। तो सेल डिवाइड करने का कारण ये है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें समझना है बेसिकली वो है टर्मिनोलॉजी। क्योंकि जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे, माइटोसिस, मियोसिस, जितनी चीजें आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ टर्म्स बार बार आएंगे, और वही सारे टर्म्स को हमें क्या करना है, समझना है, और समझ करके फिर आगे बढ़ना। तो मैं पहले ही आपको सारे टर्म्स बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड आपके पास आ गया जिसको आप कहते हो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में दो शब्द है, एक वर्ड है कैरियो, दूसरा वर्ड है काइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो जब भी कैरियोकाइनेसिस वर्ड में बोलूंगा तब आप कहोगे इट इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो जो डिवीजन न्यूक्लियस का हो रहा है उसका टेक्निकल टर्म क्या है, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा एक वर्ड आता है जो हमें पढ़ना है, उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है साइटो, साइटो में आप कह दो साइटोप्लाज्म। काइनेसिस जो वर्ड है, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो बेसिकली अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, अब मैंने कहा कि कैरियोकाइनेसिस के बाद हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, तब आप मुझसे मत पूछना साइटोकाइनेसिस क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और द सेल। जब सेल डिवाइड करेगा उसी को हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमें समझना है तो वह है सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल की खास बात क्या है, देखो सेंट्रियोल एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब जब आप एक सेंट्रियोल ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो मैंने एक सेंट्रियोल बनाया, सेंट्रियोल जनरली हम ऐसे बनाते हैं, दो रेक्टेंगुलर लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर में रख देते हैं, और इन्हीं सेंट्रियोल से ना ऐसे रेज निकलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, पहले ये समझ लो।
तो ये क्या है बेसिकली, ये है सेंट्रियोल, और ये जो रेज निकल रहे हैं इन रेज को हम क्या कहते हैं, एस्टर रेज। एंड सिंस एस्टर रेज आर इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन, तो एनिमल सेल के सेल डिवीजन को आप क्या कहोगे, आप कहोगे एस्ट्रल सेल डिवीजन। एस्ट्रल सेल डिवीजन मतलब एस्टर रेज निकल रहे हैं सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स आर ओनली इन एनिमल सेल, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये बात याद रखिएगा, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। अच्छा, अगर प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते तो क्या होते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स दे डोंट हैव सेंट्रियोल, तो प्लांट सेल्स के पास क्या है, इट हैज पोलर बॉडी, इसको हम पोलर बॉडी कहते हैं, या आप चाहो तो इसे एमटॉक भी नाम दे सकते हो। व्हाट इज एमटॉक, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो पोलर बॉडी है, या आप उसे कह सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज एमटॉक। तो अगर मैं एक पोलर बॉडी बनाऊं तो ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, पूरा ब्लैक। तो बेसिकली ये जो हम बना रहे हैं ये सब क्या है, पोलर बॉडी। लेकिन पोलर बॉडी से खास बात याद रखना, एस्टर रेज तो निकलेगा नहीं। जब एस्टर रेज इसमें है ही नहीं तो ऐसे सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, प्लांट सेल देयर इज नो एस्टर रेज, क्योंकि एस्टर रेज की प्रॉपर्टी सिर्फ एनिमल सेल में है। और अगर प्लांट में एस्टर रेज नहीं है तो उस सेल डिवीजन को हम कहते हैं एन एस्ट्रल सेल डिवीजन, मतलब एस्टर रेस क्या है इसमें एब्सेंट है, तो इसे हमने एनेस्ट्रल सेल डिवीजन का नाम दे दिया। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम सबको आना जरूरी है। तो जैसे ही मैंने क्रोमोसोम बनाया, अब पहले तो क्रोमोसोम शब्द का मतलब ही समझ लो आप। तो क्रोम जो शब्द है, क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर, जोम का मतलब होता है बॉडी। तो बेसिकली क्रोमोसोम क्या हो गया, कलर बॉडी। ठीक है, इसको कलर बॉडी नाम दिया। जब आप क्रोमोसोम ड्रॉ करते हो तो देखो आप ऐसे बनाते हो, ये कुछ एक्स जैसा स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, ये है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में जो बीच वाला हिस्सा है इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो सेंट्रोमियर। ये दोनों, एक ब्लू को ले लो, मतलब चलो हम ना इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये सिर्फ आधे की बात करें अगर हम, ये तो आधा क्या कहलाएगा, तो ये जो हाफ वाला हमने बनाया इसे कहते हैं क्रोमैटिड। तो दो क्रोमैटिड जुड़ते हैं सेंट्रोमियर पे और क्रोमोसोम बनाते हैं। अच्छा, ये दोनों ब्लू वाले को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म बार बार आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर। ये हमने क्रोमोसोम बना दिया तो दोनों ब्लू वाले सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। ये हमने रेड क्रोमोसोम बना दिया तो दोनों रेड सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। लेकिन पॉइंट ये उठता है कि ये रेड और ये ब्लू क्या कहलाएगा, तो रेड और ब्लू को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और याद रखने वाली बात यह है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही होता है और कहीं पर नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें आता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं। तो एक बात याद रखना, स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस एट सेंट्रोमियर। अच्छा, ये सेंट्रोमियर के ना आर पार नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। ये खाली सेंट्रोमियर को उधर अटैच करके छोड़ देते हैं। मतलब क्या, जैसे ये सेंट्रोमियर है फॉर एग्जाम्पल और ये जो है हमारा क्रोमोसोम, तो यहाँ पर मान लो ये रेड कलर का स्पिंडल फाइबर, तो ये स्पिंडल फाइबर आकर के यहाँ जुड़ जाता है बस। और यहाँ से जो है दूसरा एक आता है इस तरीके से, और ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम को यहाँ पे अटैच करते हैं, ये ऐसे, ये आर पार नहीं जा रहे हैं, बस खाली एक पॉइंट पे टच करके छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जो दोनों तरफ से पकड़ रहा है बेसिकली, तो इसको आप क्या कहते हो, सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर व्हाट यू कैन सी हियर, इट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। इसे हम काइनेटोकोर का नाम देते हैं। अब एक और कीवर्ड आपको पढ़ना है,
जिसको आप कहते हो माइटोटिक अपैरेटस। सवाल ये उठता है कि जब माइटोसिस होगा तो उसके लिए एक अपैरेटस लगेगा, तो उस माइटोटिक अपैरेटस को क्या नाम दिया गया है? तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बना लिया हमने सेंट्रियोल ऐसे, तो यहाँ पे चलो दो, एक सेंट्रियोल ऊपर एक सेंट्रियोल नीचे, क्योंकि दो सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल से जो रेज निकलेंगे तो हम सबने पढ़ा है, ये सारे रेज एस्टर रेज है। अच्छा, इन्हीं में से कुछ एस्टर रेज जो है ना एक्सटेंड हो जाते हैं, तो जो एस्टर रेज एक्सटेंड हो जाते हैं ऐसे, तो ये आ करके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, तो ये दोनों को जोड़ दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ इसी को आप माइटोटिक अपैरेटस कहते हैं। माइटोटिक अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल है, एस्टर रेज है और स्पिंडल फाइबर है। तो ये तीनों चीजों को जब आप जोड़ लेते हो तो क्या तैयार हो जाता है, माइटोटिक अपैरेटस। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना है वो है क्रोमैटिन मटेरियल से रिलेटेड, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, और ये मैं बार बार यूज करूंगा, बार बार। क्रोमैटिन फाइबर कह लो या क्रोमैटिन मटेरियल कह लो, चॉइस आपका। तो माइटोटिक अपैरेटस तो क्लियर हो गया, जहाँ पे यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं है, खाली स्ट्रक्चर है, सेटअप। अब जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आप एक कॉन्सेप्ट को बार बार बोलोगे क्रोमैटिन फाइबर से रिलेटेड, वो क्या है? तो हम ऐसे कहते हैं, ये जो है ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल या जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्या करेगा? तो हम कहते हैं इट विल अंडरगो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन सबने पढ़ा है, जिसमें से पानी निकलता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, तो ये कंडेंस होने के बाद ये कंडेंस होकर के स्ट्रक्चर बनाता है ये। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं क्रोमैटिड। अब ये जो क्रोमैटिड है ये और कंडेंस करेगा, तो हम कहते हैं इट अंडरगोस फर्दर कंडेंसेशन, मतलब इट इज गोइंग टू लूज आउट मोर वाटर। और जब पूरा वाटर वो लूज कर लेगा तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो मैं जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि क्रोमैटिन फाइबर अंडरगोस कंडेंसेशन फॉर्म्स क्रोमैटिड, क्रोमैटिड अंडरगोस फर्दर कंडेंसेशन टू फॉर्म क्रोमोसोम। अच्छा, ये प्रोसेस उल्टा भी चल सकता है, जो क्रोमोसोम है बेसिकली इट विल रिकॉइल, रिकॉइल बोलो या डीकंडेंसेशन बोलो, और क्रोमैटिड बन गया। यही क्रोमैटिड फिर से क्या करेगा, रिकॉइल करके क्रोमैटिन फाइबर बनाएगा। तो ये जो है बेसिकली क्या हो गया, कंडेंसेशन के बारे में, जहां पर क्रोमैटिन मटेरियल जो है कंडेंस होकर के चीजें बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम सबको आना जरूरी है। इसके बाद एक और चीज हम समझ लेते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप के सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं? तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की अगर आप बात करोगे तो याद रखना, तीन टाइप के सेल डिवीजन हम बार बार पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो है ए माइटोसिस, दूसरा जो टाइप है बेसिकली वो है माइटोसिस, और जो तीसरा टाइप पढ़ते हो वो है मियोसिस। तो पूरा दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इन तीन में से कोई एक टाइप का सेल डिवीजन होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो बेसिकली जब आप पहले वाले के बारे में बात कर ले हम, चलो लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज ए माइटोसिस। ए माइटोसिस जो टर्म है, ए का मतलब हो जाता है विदाउट, कोई नहीं होता इसमें कुछ भी। माइटोसिस मतलब जो माइटोस वाला पार्ट है, थ्रेड लाइक, सो देयर इज नो थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। मैं ए माइटोसिस को चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये एक तरह से ए माइटोसिस इज नथिंग बट अनइक्वल सेल डिवीजन। एक ऐसा सेल डिवीजन है जहां पर कुछ भी चीज बराबर में नहीं बढ़ता। अच्छा, ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो ए माइटोसिस जो टर्म है, इट वाज गिवन बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट इन द नेम ऑफ रिमार्क। जो स्कूल में नहीं कैलेंडर में टीचर दे देती है, वो रिमार्क नहीं है ये दूसरा रिमार्क। तो ए माइटोसिस के बारे में सबसे पहला अगर किसी ने बात किया तो इट वाज डन बाय रिमार्क, और रिमार्क ने ही पूरा का पूरा ए माइटोसिस को समझाया। और उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है, ये बात ध्यान रखना,
ए माइटोसिस को मैं चाहूं तो एक और नाम दे सकता हूं, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल डिवीजन। मतलब कुछ तैयारी नहीं है, फटाफट फटाफट डिवाइड करते जा रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कह सकते हो। ए माइटोसिस में बेसिकली ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए माइटोसिस इज नथिंग बट इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते या बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो उस वक्त ए माइटोसिस फॉलो करते हैं। अब आप पूछोगे सर कौन कौन से सेल हैं, किसके अंदर है पाया जाता है, तो हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, एक आप कह सकते हो बैक्टीरिया, दूसरा आप कह सकते हो प्रोटोजोन। प्रोटोजोन, प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोन मतलब एनिमल, यानी अमीबा बेसिकली। ओल्ड सेल्स हो गए तो उनमें भी ये पाया गया है, या फिर फीटल सेल्स जो होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है उसके भी सेल्स जो है थोड़ा बहुत दिखाते हैं। फिर ये एंडोस्पर्म में भी पाया गया है। एंडोस्पर्म मतलब लिक्विड न्यूट्रिशन। अब आप सोचोगे लिक्विड न्यूट्रिशन क्या है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है एंडोस्पर्म दिखाता है। मेमेलियन कार्टिलेज सेल्स में भी ये पाए जाते हैं। तो एक्सेट्रा लिखने के बजाय चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बेसिकली इसको हम लिख लेते हैं मेमेलियन कार्टिलेज सेल, ताकि ये अगर एमसीक्यू में आया तो आपका मिस ना हो जाए। सो इट इज मेमेलियन कार्टिलेज सेल, और फिर लिख देते हैं एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ए माइटोसिस का। तो इस ए माइटोसिस की सबसे खास बात ये है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कुछ भी गायब नहीं होता, ये थ्रू आउट द सेल डिवीजन पड़े रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस is retained, nuclear membrane and nucleolus is retained throughout cell division। जब तक सेल डिवीजन होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रहते हैं, लेकिन वही माइटोसिस और मियोसिस में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात, साइटोकाइनेसिस जो आपने अभी पढ़ा एंड कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। आमतौर पे माइटोसिस और मियोसिस में आप ये पढ़ोगे कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया तो साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन ए माइटोसिस में ऐसा है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ में होता है। अच्छा, एक और खास बात है कि यहाँ पे क्रोमोसोम फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता। तो हम कहते हैं क्रोमोसोम फॉर्मेशन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होगा, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो ये इसमें होता ही नहीं है, और जब होगा ही नहीं तो ये कैसे डिवाइड करेगा। तो ये एक सिंपल सा ना कह सकते हो बाइनरी फिजन टाइप है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। जो क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अंडर ए माइटोसिस। और डॉटर सेल्स के पास जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल नंबर में हाफ हो, ठीक है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, अब देखो समझो ए माइटोसिस क्या है। ये एक सेल है, ये सेल के अंदर, चलो हमने ये रेड कलर का इसका न्यूक्लियस बना दिया। तो सबसे पहले सेल एलोंगेट हो जाता है, मतलब सेल क्या हो गया, लंबा हो गया। सेल लंबा हो गया तो उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी एलोंगेट हो गया। फिर एक समय के बाद सेल को ऊपर से ऐसे कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, दबाव आता है। ये देखो ये सेल में कंस्ट्रिक्शन आ जाता है। वही कंस्ट्रिक्शन जो है हम न्यूक्लियस के ऊपर भी देखते हैं ऐसे। एंड फाइनली ये कंस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस है ना वो टूट जाता है, मतलब न्यूक्लियस का दो पीस ऐसे बन जाते हैं। और फाइनली जाकर के आपको दो डॉटर सेल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सेल डिवीजन को बेसिकली हम कहते हैं ए माइटोसिस, जहाँ पे इक्वल हाफ तो है पर कोई एज सच गारंटी नहीं है कि ये प्रॉपर इक्वल हाफ हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज ए माइटोसिस। अब जो नेक्स्ट सेल डिवीजन है उसे हम माइटोसिस कहेंगे।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइटोसिस। अब सवाल ये उठता है कि माइटोसिस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये शब्द आया कहाँ से, दिया किसने। तो माइटोस का सिंपल सा मतलब होता है थिन थ्रेड लाइक। तो यहाँ पर जो है एक पतला सा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, दैट इज व्हाट इज माइटोस और माइटोसिस। अब माइटोसिस को जो टर्म है, देखो यहाँ पे जो टर्म होता है, नाम माइटोसिस किसने दिया, याद रखना टर्म वाज गिवन बाय वॉल्थर फ्लेमिंग। वॉल्थर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने माइटोसिस के बारे में पूरा डिटेल में बताया। अब ऑब्जर्व किसने किया, ऑब्जर्व मतलब किसी ने तो स्टडी किया होगा, देखा होगा। तो ऑब्जर्व में हम दो साइंटिस्ट लेंगे, एक तो पहली बात किसी ने प्लांट के अंदर माइटोसिस देखा होगा और किसी ने एनिमल्स के अंदर देखा होगा। तो बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने एनिमल के अंदर माइटोसिस देखा उसे हम क्या कह देते हैं, वॉल्थर फ्लेमिंग। और प्लांट के अंदर जिस साइंटिस्ट ने भी देखा होगा उसे क्या कह देंगे, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉस बर्गर। तो याद रखना स्ट्रॉस बर्गर ने सबसे पहला माइटोसिस को स्टडी किया प्लांट में और वॉल्थर फ्लेमिंग ने स्टडी किया था एनिमल में। अब यहाँ पर जब आप स्पिंडल फाइबर्स की बात करते हो तो प्लांट में कौन बनाएगा, एम्टॉक, एनिमल्स में कौन बनाएगा, सेंट्रियो। एक और टेक्निकल चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्पिंडल फाइबर कहा, तो ये स्पिंडल फाइबर बना किसका है, तो याद रखना स्पिंडल फाइबर जो है 97% ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है और 3% जो है आरएनए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन, 3% आरएनए। अब नेक्स्ट जो टर्म की बात आई, तो ये तो हमने समझ लिया माइटोसिस ये होता है। माइटोसिस होता किसमें, तो अब देखो यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में लेके चलता हूँ कि माइटोसिस है क्या। तो हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज एन इक्वेशनल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या हो गया, जो क्रोमोसोम नंबर होगा ना सब इक्वल होगा। जैसे पेरेंट सेल में मान लो 16 क्रोमोसोम है, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी ना उसमें भी 16 होंगे। ये बात ध्यान में, इट इज डिफाइंड एज इक्वेशनल डिवीजन। किसके अंदर होता है, तो हम कहते हैं टेकिंग प्लेस इन। अब इन में क्या आ जाएगा, एक तो बॉडी सेल है, या आप इसे सोमैटिक सेल कहते हो, टेकिंग प्लेस इन बॉडी सेल, सोमैटिक सेल, या आप चाहो तो कह लो वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मतलब रूट, स्टेम और लीफ। तो इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन टेकिंग प्लेस इन सोमैटिक सेल, बॉडी सेल और वेजिटेटिव सेल। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इन विच द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इन विच द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड contains, in which the daughter cells form contains same number of chromosome as that of parent cell, same number of chromosome as that of parent cell। मतलब जो भी क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होगा वही सेम का सेम डॉटर सेल में होगा। तो ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, जो बॉडी सेल, सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल में होगा, जिसमें जो डॉटर सेल्स बनेंगे दे विल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। माइटोसिस की एक खास बात ये भी है कि फ्रॉम वन सेल जब माइटोसिस होगा, बेसिकली तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रॉम वन सेल ओनली 2 सेल्स आर फॉर्म। यानी माइटोसिस में हमेशा सिर्फ 1 से 2 ही सेल बनेगा। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये मान लो पेरेंट सेल है, इसमें 16 क्रोमोसोम है, इसने माइटोसिस किया तो कितना बना लिया, 2। तो ये 16 और 16 होगा, तो डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। अब ये 16 एक इंडिपेंडेंट सेल हो गया, ये आगे अगर डिवाइड करता है, मान लो ये अगर आगे चलता है, तो इसके अंदर भी 2 ही सेल बनने वाले हैं और क्रोमोसोम नंबर 16 और 16 ही रहने वाला है। मतलब हर जनरेशन में जब भी सेल डिवाइड होगा क्रोमोसोम नंबर क्या होता जाएगा, सेम रहेगा फॉर माइटोसिस। मियोसिस में जो है बेसिकली क्या हो जाता है आप। अब यहाँ पर जब आप माइटोसिस पढ़ोगे तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये पढ़ना है कि पहले इंटरफेस का सेल देख लेते हैं कि कोई भी इंटरफेस में जैसे सेल रेडी है तो बेसिकली वो कौन से टाइप का सेल होगा।
तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना। इंटरफेस का सेल, तो हम ये ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं, मान लो ये। तो ये जो डायग्राम हमने बना लिया, बेसिकली ये क्या है, ये इंटरफेस का सेल है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस इंटरफेस के सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो बेसिकली हमें मिलेगा एक न्यूक्लियस। तो हमने ये न्यूक्लियस बना लिया। अब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। बाहर क्या है, तो हमने कह दिया चलो ये सेंट्रियोल्स है। और इसके अंदर क्या है, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये जो सेल हम बना रहे हैं बेसिकली क्या है, इंटरफेस का है। मतलब वो सेल जो G2 फेज में है और पूरी तरह से तैयार है माइटोसिस करने के लिए। तो ऐसे सेल में क्या क्या होगा, तो सबसे पहली चीज तो होगी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स के बाद ये क्या है, ब्लैक वाला, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का ही है, इसी के लिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। ये अंदर ब्राउन वाला क्या है, तो इसको आप कह देते हो न्यूक्लियोलस। जो रेड वाला है ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, या आप चाहो तो क्रोमैटिन मटेरियल भी कह सकते हो। अब यही सेल क्या करने वाला है, माइटोसिस। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होगा, तो याद रखो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। वेरी फर्स्ट डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन माइटोसिस इज कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया तो क्या होगा, तो हम कह देंगे साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन। अब साइटोकाइनेसिस में भी हमें दो पढ़ना पड़ेगा सेपरेटली, कि अगर मान लो प्लांट सेल हुआ तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, अगर एनिमल सेल हुआ तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, ये हमें स्टडी करना है। तो कैरियोकाइनेसिस में कौन सा स्टेज है, 4 स्टेज हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। तो पहला स्टेज माइटोसिस का क्या होगा, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे एनाफेज। और एनाफेज के बाद टीलोफेज। और जब ये चारों फेज खत्म हो जाते हैं तब क्या स्टार्ट होता है, बेसिकली साइटोकाइनेसिस। तो हम जो है सबसे पहले माइटोसिस का सबसे पहला फेज पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट फेज भी है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेज। तो चलो पहला पार्ट हम देख लेते हैं। So we are starting with the first stage of mitosis, जिसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, प्रोफेज। तो प्रोफेज में अब इसका मीनिंग भी समझ लो। प्रो जो शब्द होता है, प्रो, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट। जैसे आपने कह दिया ना फेज, फेज का मतलब क्या हो जाता है, स्टेज। तो प्रोफेज क्या हो गया, तो हम कहते हैं ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आ गया हमारा। अब प्रोफेज में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिखते जाऊंगा। सबसे पहली चीज तो मैं प्रोफेज को ये कहूंगा कि ये लॉन्गेस्ट फेज है पूरे चारों में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई लेगा तो प्रोफेज लेता है। अच्छा, प्रोफेज में दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है कि यहाँ पर दो स्टेजेस में जाता है, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में चीजें स्टार्ट हुई हैं और लेट प्रोफेज में चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाऊंगा वो लेट प्रोफेज का दिखाऊंगा। तो लेट प्रोफेज में क्या होगा, बेसिकली हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दे स्टार्ट डिसअपियरिंग। और जब एंड हो जाएगा तब वो डिसअपियर हो जाता है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट अब यहाँ पे जो बनेगा, क्या कहेंगे हम प्रोफेज में, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है। स्टार्ट्स डिसअपियरिंग एंड एट एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म हो जाएगा, एट एंड ऑफ प्रोफेज इट डिसअपियर्स। ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब के सब डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज आप ये कह सकते हो, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है, तब आप कह सकते हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER होता है, ये सब जो है आर नॉट सीन, ये दिखते ही नहीं है क्योंकि ये डिसॉल्व हो चुके हैं, बैकग्राउंड में चले गए। ये तो हो गया इसका बात। जो सेंट्रियोल्स है, देखो ध्यान से, सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं, और सेंट्रियोल से जो रेज निकलते हैं बेसिकली दीज रेज आर कॉल्ड एज एस्टर रेज। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सेंट्रियोल्स है स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे से जुड़े हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो बेसिकली मैं ये कह दूंगा प्रोफेज में कि सेंट्रियोल्स starts moving, centriole starts moving towards opposite poles and gives rise to, किसको अराइज करता है, तो हम कहते हैं एस्टर रेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर आप ये कह सकते हो कि बोथ सेंट्रियोल्स आर ज्वाइंड बाय, या ज्वाइंट चलेगा, ज्वाइंट बोलो या इंटरकनेक्टेड बोलो तो भी चलेगा, आर ज्वाइंड बाय स्पिंडल फाइबर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, वो है क्रोमैटिन मटेरियल से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं वो कंडेंस होकर के क्रोमैटिड बनाएंगे, और क्रोमैटिड फर्दर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेगा। तो यहाँ पर जो है मैं 4 क्रोमोसोम ले रहा हूँ, आप 6 भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ ऑड नंबर लेना, इवन नंबर नहीं लेना। अब इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलेंगे कि क्रोमैटिन फाइबर या मटेरियल कह लो undergoes condensation. Chromatin material or fiber, what it undergoes? Condensation and forms chromatid. अच्छा, ये जो क्रोमैटिड दिखेगा ना आपको, ये अर्ली प्रोफेज में दिखेगा। तो अर्ली प्रोफेज में ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम एंड जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, ठीक है। तो स्पाइरीम स्टेज कहा जाता है, इट अंडरगोज एंड फॉर्म्स क्रोमैटिड। फिर हम बोलेंगे एंड क्रोमैटिड condenses to form क्रोमोसोम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जो क्रोमोसोम बन भी रहा है ना, पूरी तरह से नहीं बन पाता। मतलब मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे ये आपने एक क्रोमोसोम बना लिया, लेकिन इसके ऊपर वाला एंड ना बना नहीं है, ये अभी बन रहा है, तो ये वुली बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बन नहीं रहा है, बन रहा है बेसिकली। तो ये जो अपीयरेंस है बेसिकली इट्स लाइक बॉल ऑफ वुल। तो ये बॉल ऑफ वुल जो प्रोफेज 1 में, जो प्रोफेज में दिखेगा, इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो स्पाइरीन स्टेज। फाइनली एंड होने तक पूरा क्रोमोसोम बन के रेडी हो जाता है। तो अगर जो है इसका हम लेबलिंग करें, तो कैसे लेबलिंग करेंगे? दिस इज नथिंग बट एस्टर रेस। कहां से निकल रहा है? तो हमने कह दिया सेंट्रियोल से। ये क्या है? तो हमने कह दिया न्यूक्लियोलस। ये क्या चीज है? तो इसे हम कह देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दोनों सेंट्रियोल्स को कोई जोड़ रहा है तो आपने उसे क्या कह देना है? स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जो है बेसिकली इन्हें क्या करता है? जोड़ता है। और लास्ट में आप बोलोगे कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है, इट अंडरगोज कंडेंसेशन फॉर्म्स क्रोमैटिड। क्रोमैटिड विल अंडरगो फर्दर कंडेंसेशन फॉर्मिंग क्रोमोसोम। तो जब प्रोफेज की बात आएगी ना, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहला कि ये लॉन्गेस्ट फेज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एट द अर्ली प्रोफेज विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, एंड ऑफ प्रोफेज तक इट विल डिसअपियर, और जब प्रोफेज का एंड होगा तब गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी डिसॉल्व और डिसअपियर हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स एंड दे आर जॉइंड बाय स्पिंडल फाइबर, और वो क्या अराइज करते हैं? एस्टर रेस। और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर के बनाएगा क्रोमैटिड। क्रोमैटिड फर्दर कंडेंस होकर के बन जाएगा क्रोमोसोम। लेकिन जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं ना, दे आर नॉट विजिबल इन अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में दिख जाएगा, अर्ली में नहीं दिखता। तो अर्ली प्रोफेज में इट अपीयर्स लाइक बॉल ऑफ वुल,
और इसी बॉल ऑफ वुल को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरीन स्टेज. So this is all what you should know about prophase of mitosis.